हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी ऑनलाइन नर्सिंग टेस्ट सीरीज। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ होगा। और अब जो नेक्स्ट अपना वेट रहेगा रिजल्ट तक का, तो आपको ऑल दी बेस्ट विशेष सभी को रिजल्ट के लिए। और अभी अपन यहाँ जो देखने जा रहे हैं वो है आपका मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू जो अपने इस एग्ज़ाम्स के अंदर देखे गए हैं। वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो अब मेरे को मिले हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं मेमोरी बेस्ड। तो देखते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द राइट पोजीशन ऑफ द हैंड। तो एक आपको क्या है, एग्जाम्स के अंदर इस तरीके का इमेज दिया गया था और आपको पूछा गया है कि जो राइट पोजीशन होती है हैंड की जब आप सीपीआर दे रहे हैं तो आपकी क्या रहेगी। तो आपके पास में ऑप्शन थे बोथ हैंड अबो निपल, आपके पास में ऑप्शन थे बोथ हैंड अबो निपल, वन हैंड अबो निपल, वन हैंड बिलो निपल और बोथ हैंड एट द निपल। तो यहाँ पे क्या है, कोई अबो ऊपर नीचे नहीं करना होता है, क्या होना है, बोथ हैंड एट दी निपल रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन का सही आंसर क्या आ जाएगा, बोथ हैंड एट दी निपल। तो ये होता है, करना क्या होता है, देखिए आपका जो सीपीआर का पोजीशन रहता है उसमें आप क्या देखते हैं, आपका जो हैंड रहेगा, हैंड मतलब जो डोमिनेंट है वो क्या है, नीचे रहेगा और नॉन डोमिनेंट ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको सही तरीके से क्या है, कंप्रेशन देना रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो हैंड है वो कहाँ, निप्पल के ऊपर रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर क्या चला गया, इसके अंदर आपका सही ऑप्शन गया है फटाफट से डी आपका बोथ हैंड एट दी निप्पल, यहाँ पे क्या है, सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ब्लीडिंग गम इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग गम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लोरेमफेनिकोल कॉज, तो क्लोरेमफेनिकोल क्या करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। सीधा सीधा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने वाला होता है, क्लोरेमफेनिकोल क्या करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। ये आपके आरएनसीसी का बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला एग्जाम्स के अंदर, जो आपका रेंज को क्या है थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, 120 टू 160 आपको रेंज बता रखी है, तो सीधी सीधी रेंज अगर आपको दे रखी है तो आपको क्या है 120 टू 160 ही सही करना था। तो नॉर्मल फीटल रेट क्या रहेगी, 120 टू 160 बीट पर मिनट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लियोपोड्स। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन लियोपोल्ड्स के बारे में। तो जो लियोपोल्ड्स, जो 4 लियोपोल्ड्स होते हैं वो थे, और यहाँ पे जो लियोपोल्ड्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, अम्ब्लाइकल। कौन सा रहेगा, अम्ब्लाइकल का, अम्ब्लाइकल या जिसको लेटरल ग्रिप बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन थे फंडल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप और पावलिक ग्रिप। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन जो सही है आपका कौन सा है, लेटरल ग्रिप सही है। क्या, अम्ब्लाइकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप इसको बोलते हैं। होता क्या है अपन देखते हैं फटाफट से। सबसे ऊपर की तरफ अपन बात करें तो यहाँ जो अगर इस तरीके से फंडस में पालपेट करता है तो कौन सा होता है, यहाँ पे फंडल ग्रिप होता। उसके बाद में अम्ब्लाइकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप के अंदर क्या होता है, यहाँ साइड बाय साइड होता है, वहाँ पे क्या करेंगे अपन, पालपेट करके एग्जामिन करेंगे। और तीसरी जो आपने पावलिक पढ़ा है, पावलिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती रहती हैं। तो पावलिक ग्रिप जो होती है उसके अंदर एग्जामिनर क्या होता है, पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होता है, पेशेंट के फेस को फेस करता है ना, पेशेंट के फेस को फेस करता है, तो तब इसको पावलिक ग्रिप। तो आपका इस तरीके से क्या रहेगा, पावलिक ग्रिप। और जो हैंड की पोजीशन कैसे रहेगी, इस तरीके से आपका हैंड रहेगा, यहाँ पे ऐसे असेस करते हैं हैंड, इस तरीके से रहेगा पावलिक ग्रिप में। और पेल्विक जो होता है वो इसमें क्या आता है, एग्जामिनर है वो पेशेंट के फिट को क्या करेगा, फेस करता है। तो इस तरीके से फिट को फेस करता है। और क्या है उसका हैंड के किस तरीके से रहेगा, ऊपर की तरह से आया और यहाँ से ऐसे इस तरीके से असेस करेगा, वो थी आपकी पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप वो आपकी सबसे लास्ट 4th लियोपोल्ड जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से एग्जाम के क्वेश्चन के। एक टैबलेट अवेलेबल इन 2.5 mg, प्रेस्क्राइब डोज इज 5 mg, हाउ मेनी टैबलेट इज गिवन। तो सीधा सीधा सा है, आपको क्या करना होता है, फार्मूला लगाना होता है। यहाँ फार्मूले की भी जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था कि 2.5 mg का आपके पास में एक टैबलेट है, तो 5 mg मतलब क्या हो गया, दुगुना हो गया। दुगुना हो गया तो आपको कितनी, 2 टैबलेट देनी रहेगी। तो किस आंसर क्या रहेगा, 2 टैबलेट यहाँ रहेगा। तो वैसे फार्मूला लगा कर करें तो कैसे करना होता है, उसमें आपको क्या होता है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इंटू क्वान्टिटी या ml, है ना। तो यहाँ पे क्वान्टिटी कितनी, टैबलेट की एक क्वान्टिटी है, डिजायर्ड डोज कितनी है आपकी, डिजायर्ड डोज है 5 mg, कितना है 5 mg, और अवेलेबल कितना है 2.5, टैबलेट कितनी, एक। तो इसमें लगाएंगे तो कितना जाएगा, आप 2 बार जाएगा। तो टैबलेट कितनी देनी है आपको, यहाँ पे 2 देनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इमेज। कौन सा इमेज है ये, ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा इमेज है। ये आपका है कितने नंबर का ब्लेड,
ये आपका 12 नंबर का ब्लेड है। कितने नंबर का? 12 नंबर का ब्लेड है, जो कितने 3 नंबर जो आपका बीपी हैंडल होता है उसके अंदर क्या होगा, लोड होगा। ये 12 नंबर का ब्लेड मोस्ट कॉमनली यूज कहाँ यूज़ लिया जाता है? मोस्ट कॉमनली सूचर रिमूवल के लिए यहाँ पे यूज़ लिया जाता है। सूचर रिमूवल है ना, मोस्ट कॉमनली सूचर रिमूवल में ये वाला ब्लेड यूज़ में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 12 नंबर का ब्लेड यहाँ पे रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट डन इन। लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट कहाँ किया जाता है? तो लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट आप कहाँ पे? कैटाटोनिया जो रहेगा कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया वगैरह जो कंडीशन है उसमें आपका क्या है, ईसीटी इंडिकेटेड होता है। तो वहाँ पे क्या है आपका लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है वहाँ पे ईसीटी देना रहेगा कि किस तरीके से आपको ईसीटी देना है या नहीं देना है, और किस तरीके से देना है, मॉडिफिएबल देना है, नॉन मॉडिफिएबल देना है ईसीटी, इस तरीके से। तो कैटाटोनिया के अंदर आपको क्या है, लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायरियल पेशेंट रिसीव विच माइक्रो एलिमेंट अलॉन्ग विद ओआरएस। ओआरएस के साथ में जो जिसको डायरिया है उसको कौन सा जो माइक्रो एलिमेंट है उसको देना चाहिए? तो वो होता है कौन सा आपका? जिंक राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर इज द जिंक। जिंक क्या करता है यहाँ पे? इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जिंक क्या करता है? इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्रेग्नेंट फीमेल हैज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बर्थ टू बेबीज, नाउ सी हैव कंप्लेन ऑफ डार्क क्लॉट डिस्चार्ज, ये सब उसकी क्या है? कंप्लेन है। ऑन एग्जामिनेशन ओएस इज नॉट ओपन, ओएस ओपन नहीं है, एंड कंटेंट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट, सर्विक्स इज नॉट डायलेटेड, विच टाइप ऑफ अबॉर्शन। तो सीधी सी बात है, अगर क्या होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन रहेगा तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, क्लॉट पास होते हैं या स्लाइट ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, उसमें आपका ओएस ओपन नहीं होता है और क्या, और कोई कंटेंट एक्सपेल्ड आउट नहीं होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही क्या जाएगा? थ्रेटन्ड अबॉर्शन यहाँ पे सही जाएगा। बाकी जो मिस्ड अबॉर्शन होता है उसके अंदर आप क्या है, जो लेडी होता है वो क्या कहते हैं, फॉरकट, मतलब भूल जाती है बच्चा अंदर है कि नहीं है, और वो लगभग 16 to 20 वीक में जाते क्या होता है, चीज़ें असेस होती है। नेक्स्ट होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, जो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, हाफ ऑफ द अंदर रह जाता है, और कंप्लीट के अंदर क्या होता है, कंप्लीट जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही जाएगा? यहाँ पे जाएगा आपका थ्रेटन्ड अबॉर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन फटाफट से, आइडेंटिफाई द कैनुला। कैनुला आपसे पूछा गया था कि ये किस नंबर का कैनुला है, तो किस नंबर का कैनुला है ये कैनुला आपका 20 नंबर का कैनुला एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 20 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं, ए ट्रोमा पेशेंट कैम इन ईडी विथ कंप्लेन ऑफ एयरवे कॉम्प्रोमाइज विथ एबीजी सैंपल, सो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ? जो कंपनसेट नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ, पीएच क्या रही, 7.35 से कम होगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पीएच 7.35 से कम कहाँ है, तो आपका पहले ही ऑप्शन में देख लेते हैं अपन 7.29 जो रहेगा, ये मतलब 7.35 से कम है, तो ये और बहुत ज़्यादा कम है। अगर थोड़ी बहुत कम होती तो मतलब 7.34 के पास होती या 7.35 होती तो अपन पार्शियल कंपनसेटेड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब अनकम्पनसेटेड है, ये कंपनसेट नहीं हो सकती। अगर बाइकार्बोनेट कितनी कोशिश कर ले फिर भी ये क्या है, कंपनसेट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सही क्या जाएगा? pH 7.29, CO2 53, बाइकार्बोनेट 23। तो ये क्या रहेगा आपका? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको क्या होता है, इस पीएच के केस में हमेशा रोम याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? रोम। रोम का में आप क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी ओपोजिट। रेस्पिरेटरी ओपोजिट का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेटरी ओपोजिट का मतलब हुआ ये होता है कि रेस्पिरेशन की कंडीशन में CO2 और pH दोनों का क्या मिलता है? ओपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जब आपका pH कम होगा तो CO2 क्या हो जाएगा? CO2 बढ़ेगा। तो हमेशा जो एसिडोसिस की कंडीशन होती है उसके अंदर क्या मिलता है आपको? जो pH है वो कम मिलेगा तो CO2 बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होती है। और ये हो गया रेस्पिरेटरी ओपोजिट, मतलब रेस्पिरेशन की कंडीशन में दोनों चीज़ें ओपोजिट मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि pH क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि pH बढ़ा हुआ है ना, pH बढ़ा हुआ है तो आपको CO2 क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये कैसी कंडीशन रहेगी? ये आपकी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन रहेगी। कैसी रहेगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस की कंडीशन, जिसमें
pH बढ़ा हुआ और CO2 कम रहेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल का क्या बात हो गई बात करते हैं मेटाबॉलिक इक्वल कैसे, या जैसे कि आपका pH, मतलब मेटाबॉलिक में चीज़ें सेम चलती हैं। pH में क्या है, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है, तो एसिडोसिस में क्या होता है SCO3 बाइकार्बोनेट क्या होगा, कम होगा, बाइकार्बोनेट कम, तो यहाँ पे pH भी क्या रहेगा, कम। तो pH और बाइकार्बोनेट दोनों कम, मतलब कंडीशन क्या रह रही है, इक्वल रह रही है, बाइकार्बोनेट कम और pH कम। ठीक है, तो ये क्या रहता है मेटाबॉलिक में, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, तो एल्किलोसिस में क्या होता है आपका pH क्या रहेगा, pH बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। तो यही चीज़ें आपको क्या है रोम के अंदर ध्यान रखनी है। ROME ये होता है किसके लिए, आपका किसके लिए, ये pH के लिए। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सही करने के लिए क्या करोगे, रोम जो मेनोमिक्स है उसको यूज लोगे, मतलब रेस्पिरेटरी, ऑपोजिट और मेटाबॉलिक में इक्वल या सेम। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें राइट आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विनोम इज हीमोटॉक्सिक। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम्स के अंदर, तो कौन सा जो विनोम है वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे अब बात करें, जो किंग कोबरा होता है उसका कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। ब्लैक माम्बा न्यूरोटॉक्सिक, और टेक्सल कोरल, इन तीनों का क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं सैंड वाइपर, जो सैंड वाइपर जो होता है उसका कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल CVP, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है दिल्ली एम्स ने, है ना, क्या घुमाने वाला क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल CVP अगर मैं बात करूँ 5 सेंटीमीटर H2O के अंदर नॉर्मल CVP की बात करूँ तो कितना होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O होता है। ठीक है, नॉर्मल ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कहीं 5 to 10 सेंटीमीटर H2O के अंदर वैल्यू है, हाँ 5 सेंटीमीटर H2O की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 mmHg लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो mmHg के अंदर वैल्यू होती है CVP की नॉर्मल क्या होती है, 3 to 8 mmHg। कितनी होती हैं, 3 to 8 mmHg। तो यहाँ पे 10 mmHg क्या है, वो सही नहीं है। सही क्या है, वो आपका 5 सेंटीमीटर H2O सही है, क्योंकि 5 to 10 सेंटीमीटर H2O नॉर्मल CVP रहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। करंट डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका क्या रहेगा आपका, डॉक्टर R गुलेरिया। सीधा सा क्वेश्चन है, सबको पता है, कोई भी खोटा नहीं करके आया होगा, तो डॉक्टर R गुलेरिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पीडीएस स्विचर इज ए टाइप ऑफ, ये देखिए आ गया क्वेश्चन अपना, है ना। तो पीडीएस स्विचर कौन सा टाइप होता है, तो क्या हो रहेगा इसका, सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल, नेचुरल ऑब्जॉर्बेबल, नेचुरल नॉन ऑब्जॉर्बेबल, या सिंथेटिक नॉन ऑब्जॉर्बेबल। तो सीधी सी बात है, पीडीएस है तो पीडीएस कैसा, मोनोफिलामेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके साथ में क्या था, सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल है। कैसा है, सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल होता है पीडीएस सूचर। कहाँ यूज में लेते हैं, मोस्ट कॉमनली आप इंटेस्टाइनल जो केसेज रहते हैं, या फिर बिलियरी केसेज रहते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी के केसेज रहते हैं, वहाँ पे पीडीएस सूचर का यूज मोस्टली किया जाता है। चलिए तो ये आपका सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल सूचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फीटल पोजीशन। देखिए फीटल पोजीशन कौन सी है, तो फीटल पोजीशन मैंने आप लोगों को वीडियो बना रखा है इस पे। और ये जो फीटल पोजीशन है, आप अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ एकदम सेंटर में, अगर ये चीज़ सेंटर में रहती, जो इसका ईयर है, मैंने ईयर से बताया था कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिल्कुल सेंटर में रहता, तो पोजीशन कौन सी होती, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होती। लेकिन यहाँ जो ईयर कहाँ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला गया है। ऑक्सीपिट कहाँ है इसका, राइट साइड के अंदर इसका ऑक्सीपिट है। देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीपिट कहाँ है, राइट साइड में, और ईयर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला गया, तो ऑक्सीपिट क्या है, राइट साइड से एंटीरियर आ रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। कहाँ आ रहा है, एंटीरियर आ रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। तो यहाँ पे आपको पोजीशन क्या रहेगी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑप्शन के अंदर रहेगा आपका। तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आप यहाँ पे क्या करोगे, सही आंसर करोगे, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लोजापाइन एक्सेप्ट, है ना, क्लोजापाइन का कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो आपको सीधी सी बात है, ये भी चीज़ें सारी बता रखी हैं। तो सेडेशन, EPS, वेट गेन और पोस्चरल हाइपोटेंशन।
तो सीधा सीधा बता रखा है सारी चीज़ें कि ईपीएस तो कॉज करता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग सारी होती है वो ईपीएस कॉज करते हैं। साइक्लोजापेन है ये सबसे कम ईपीएस कॉज करने वाली ड्रग है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन करती है। वेट गेन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग सारी क्या करेगी, वेट गेन करवाएगी। और पोस्चरल हाइपोटेंशन तो क्लोजापाइन करती ही है, क्योंकि मैंने बताया था सीजर, हाइपोटेंशन एंड एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है क्लोजापाइन। पीछे क्या बचा, सेडेशन यहाँ पे क्लोजापाइन नहीं करेगी, है ना, क्लोजापाइन सेडेशन नहीं करेगी, बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पे करेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सेडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये इमेज किस चीज़ का है आपका, यहाँ पे ये है आपकी फ्यूमिगेशन मशीन। क्या है ये, फ्यूमिगेशन मशीन। सीधा सीधा एग्जाम्स का क्वेश्चन है। इथाइलिन ऑक्साइड का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। इथाइलिन ऑक्साइड मतलब ईटीओ होता है, क्या होता है, ईटीओ। इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है यहाँ पे, ईटीओ होता है। फ्यूमिगेशन में आप इस चीज़ को यूज में ले सकते हैं, जैसे कि आपका फ्यूमिगेशन मतलब ओटी फ्यूमिगेट करना, आईसीयू फ्यूमिगेट करना, वार्ड फ्यूमिगेट करना। तो उसके लिए क्या होता है, फ्यूम्स बनाते हैं, इसके अंदर आप सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन के बाद में क्या करेगा, फ्यूम्स बनाते हैं। और ये आपका फ्यूमिगेशन में यूज लेने वाली मशीन। तो आपका अच्छे से क्वेश्चन सभी लोगों ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा गलत, मेरे को पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो सीधी सी बात है, पर्नीशियस एनीमिया होती है वो किसकी डेफिशिएंसी, राइट एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है, किसकी कमी से, थायमीन, विटामिन B12, विटामिन सी और फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, विटामिन B12 इज द राइट आंसर। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12। और कौन सा टेस्ट किया जाता है, सीलिंग टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया के केस में सीलिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या असेस किया जाता है, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर देखा जाता है, जो कहाँ बनता है, स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक जो आपका ऑक्सीनेटिक सेल होती है वहाँ पे बनता है इंट्रिंसिक फैक्टर। चलिए तो ये चीज़ें आपका पर्नीशियस एनीमिया से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड इन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर कौन सी ड्रग यूज करती हैं, देखिए आपको लिथियम में कंफ्यूज कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो आपका जो लिथियम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सॉरी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में लिथियम कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, लिथियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ लॉक्स 2%। ये जो लॉक्स 2% का जो इमेज है ये कहाँ आप क्या करेंगे, कहाँ यूज में लिया जाता है, इस तरीके से पूछा गया है। तो आपको बता रखा है कि ये एरिथमिया के अंदर यूज लिया जाता है। 50 ml का वाइल है, IV यूज लिखा हुआ जिस पे रहता है, तो उसको आप कहाँ एरिथमिया के केस में यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के एरिथमियाज दे रखे हैं, तो आप कौन से एरिथमिया के अंदर यूज करेंगे। तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या राइट आंसर क्या जाएगा आपका, वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया। क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में आपको क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में आपको डीफैब देना रहेगा, डीफैब और उसके बाद में CPR। ठीक है, और डीफैब नहीं है तो आपको सीधा ही CPR शुरू कर देना होता है। उसके बाद में यहाँ जो ड्रग रहती है वहाँ पे आप क्या गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ड्रग देते हैं, और कौन सी अमियाड्रोन ड्रग देते हैं, कौन सी देते हैं, अमियाड्रोन या कार्ड्रोन ड्रग देते हैं। और कितना mg में, 300 mg में फर्स्ट टाइम। तो ये सारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती है जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। लेकिन जब वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया होता है तो अपने को क्या करना होता है, दो चीज़ें, एक होता है पल्स लेस VT और एक होता है पल्स विदाउट VT। तो पल्स लेस VT के अंदर तो आपको क्या रहेगा, डीफैब देना रहेगा। लेकिन यहाँ पे पल्स विदाउट रहेगा, मतलब जिसके अंदर क्या है, पल्स प्रेजेंट है। तो पल्स जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ आपको डिसरिदमिक ड्रग देनी रहती है, वहाँ आपको लिडोकेन और अमियाड्रोन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी दोगे आप, लिडोकेन दोगे। कौन सी दोगे, लिडोकेन, जो आपके ऊपर इमेज में दे रखी। तो वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड इन। तो कौन सा वैक्सीन है वो सबसे पहले खोजा गया था, वो है आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से। सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन NST। NST मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बता दिया गया था आपको भी इसी एग्जाम से पहले। तो सिग्निफिकेंट वेरिएबल बताने रह गए थे। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल जो रहेगा, जो अलग अलग टाइप के वेरिएबल रहते हैं जिसमें अपन बात करते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है आपका अर्ली डेसिलरेशन, एक होता है वेरिएबल डेसिलरेशन और एक होता है लेट डेसिलरेशन, है ना। तो
तो ये डेसिलरेशन मतलब क्या होता है, जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जब अपने को एक्शन लेने की ज़रूरत है, जब फीटस का जो हार्ट रेट होता है FHS वो कितना बिलो 90 होने लगता है, तब आपको मतलब इमीडिएटली एक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आपके ऑप्शन में सही आंसर क्या आ जाएगा, 90 बीट पर मिनट से 60 सेकंड में अगर कम जा रहा है तो आपको क्या है, NST मतलब कुछ इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी इस तरीके की कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज डिफरेंट फ्रॉम डेलीरियम बाई, जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है वो डेलीरियम से किस तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, परसेप्शन और थिंकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज डिफरेंट फ्रॉम डेलीरियम। डेलीरियम में क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन अल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है उसके अंदर फॉरगेटफुलनेस वगैरह रहती है, वहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही जाएगा, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चाइल्ड हैज़ प्रिस्क्राइब्ड 400 ml फ्लूइड इन 8 आवर्स, व्हाट विल द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्यूजन निकालना रहता है, तो आपको किस तरीके से निकालते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, फ्लूइड इन वॉल्यूम, क्या करेंगे, फ्लूइड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम आपको दे रखा है, अपॉन टाइम इन मिनट, अपॉन क्या करोगे, टाइम इन मिनट इनटू जितना आपका ड्रॉप फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पे चाइल्ड दिया हुआ है, तो आप कौन सा जो माइक्रो ड्रिप सेट यूज करोगे, तो आपकी क्या लिखोगे 60। तो लिखोगे फटाफट से वापस क्या, यहाँ पे बात करें कितना 400 ml फ्लूइड दिया गया है इंटू 8 आवर्स, तो 8 इंटू आप क्या लिखोगे, टाइम इन मिनट लिखा हो तो टाइम 8 इंटू 60 इंटू, यहाँ पे आपको कोई वो नहीं दिया गया कि कितना ड्रॉप यूज़ लेना है, तो आपको चाइल्ड दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा पीडियाट्रिक है तो माइक्रो ड्रॉप यूज़ लोगे, और कितना लिखोगे 60 से 60 गए, तो और यहाँ पे कितना रहेगा, 8 का जब अपन 400 में भाग लगाते तो 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 ml पर आवर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट कॉज इनिशियल डीपोलराइजेशन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है इनिशियल डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेल होती है, सेल के अंदर जब सोडियम एंटर करता है तब डीपोलराइजेशन होता है। तो सीधा सीधा सी बात है, यहाँ पे सोडियम आएगा एग्जाम्स में, सीधा सीधा आपका राइट आंसर क्या चला गया, विच इलेक्ट्रोलाइट कॉज इनिशियल डीपोलराइजेशन इज द सोडियम, सोडियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे विच मैन्यूवर इज यूज, तो कौन सा मैन्यूवर यूज करना रहेगा अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर, हेड टेल चिन लिफ्ट, राइट रिटगेन मैन्यूवर या हेलमिंच मैन्यूवर। तो यहाँ पे जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, क्या रहेगा, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमेशा कौन सा लेते हैं, हेलमिंच मैन्यूवर, जिसको क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल थ्रस्ट जहाँ बोलते हैं, जिसमें बैक साइड में क्या रहेगा, पेशेंट के बैक साइड में खड़े होकर क्या करेंगे आप, अब्डोमेन को प्रेस करेंगे एकदम से और फॉरेन बॉडी रिमूव होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी हेलमिंच मैन्यूवर यूज लिया जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे के अंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से। ये जो इमेज आपको दे रखी है ये आपका कहाँ यूज में ली जाती है एग्जाम्स में अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इमेज है ये स्टेपलर का जो इमेज दिया हुआ है ये कहाँ यूज में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन RNCC ने आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, तो ये कहाँ यूज में लिया जाएगा, स्किन स्टेपलर जो होता है सॉरी कहाँ यूज में लिया जाता है, स्किन स्टेपलर, नेक्स्ट वन इज द इंटेस्टाइनल स्टेपलर, थर्ड वन इज द लेप्रोस्कोपी स्टेपलर, फोर्थ वन इज द स्टेपलर रिमूवल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा इंटेस्टाइनल स्टेपलर। तो ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस जब करते हैं उस कंडीशन में आपको ये यूज में लेते हैं, मतलब जो रिसेक्शन एनास्टोमोसिस की कंडीशन होती है, दो एंड जब आपको क्या होता है इंटेस्टाइन के जोड़ने रहेंगे, तो उस समय इस स्टेपलर से आप जब स्टेपल कर दोगे तो ये दोनों एंड आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, इंटेस्टाइनल स्टेपलर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। After applying the cast in fracture humerus, how will nurse assess the compartment syndrome? मतलब कास्ट अप्लाई करने के बाद में आप कंपार्टमेंट सिंड्रोम असेस करने के लिए क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको वैसे तो 5 P's का जो फॉर्मूला रहता है, 5 P's है ना, पल्स, पैरास्थीसिया, पेलर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो 5 P's होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में 5 P's नहीं दिए हुए थे, है ना, तो आपको क्या असेस करना रहेगा, तो पेन एट फ्रैक्चर साइज, फ्रैक्चर साइड जो पेन हो रहा है उसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम से कोई लेना देना नहीं होता है वैसे। तो दूसरा स्पाज्म इन फिंगर्स, थर्ड वन था डिपेंडेंट एडिमा इन हैंड। तो डिपेंडेंट एडिमा आपका किसकी वजह से,
इंजरी की वजह से हो सकता है, लेकिन स्पाज्म इन फिंगर्स है ये आपका यहाँ पे आपका चूज करने लायक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका क्या करा रहा है वहाँ पे किसको, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपके क्या थे, ये फटाफट से क्या थे आपके क्वेश्चंस थे, है ना, जो आज पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट जो था नॉर्सेट 2020 का फर्स्ट शिफ्ट, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। अब जो रहेगा नेक्स्ट आपका वो ये है कि आप नेक्स्ट में, ये पार्ट फर्स्ट था, क्या था, पार्ट फर्स्ट। जल्दी ही आपके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आने वाला है। जितने जितने क्वेश्चंस मेरे पास आते रहेंगे मैं उन पे वीडियो बनाता रहूँगा। और ये जो है सारी चीज़ें जिनका पेपर अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। जिनका